पहाड़ों में घूमना तो हर किसी का ख्वाब होता है और पहाड़ों में बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पहाड़ों वाली माता स्वयं अपने पास बुलाती हैं। तो 21 सितंबर 2023 ये वो दिन था जब माता ने मुझे अपने पास स्वयं बुलाया। वैसे अब नवरात्रि भी आने वाली है, तो अगर इन नवरात्रों में आपको भी माता रानी का बुलावा आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है वहाँ से जुड़ी छोटी मोटी जानकारी, जिससे कि आपको बहुत सहायता मिलेगी। वैष्णो देवी अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो आप लोगों को जम्मू तवी नहीं तो कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। लेकिन मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग वही ट्रेन सेलेक्ट करें जो आप लोगों को सीधा कटरा रेलवे स्टेशन तक ले जाए। कटरा रेलवे स्टेशन पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते वक्त ही आपको RFID कार्ड काउंटर दिख जाएगा, जहां पर आप लोग RFID कार्ड ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में लगभग आपको 2 से 4 मिनट लगने वाला है। RFID कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है दर्शन करने के लिए, ये सभी के पास होना चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आप इसको रेलवे स्टेशन पे भी बनवा सकते हैं, बस अड्डे पे भी बनता है, या फिर निहारिका पैलेस से भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी शॉप आपको दिख जाएगी, जहां से आप अपना यात्रा सिम ले लें। यात्रा सिम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रीपेड नंबर है तो जैसे ही आप पंजाब क्रॉस करेंगे आपका नंबर बंद हो जाएगा। पोस्ट पेड है तो आपको सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास RFID कार्ड और यात्रा सिम भी हो गया। अब हम चलते हैं माता के दर्शन के लिए। अगर आप ऑटो से बाणगंगा आ रहे हैं तो ऑटो वाला आपको इस गेट के सामने छोड़ देगा। इसी गेट के अंदर जाकर हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है। जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर चेकिंग होती है, सामान की चेकिंग होती है, हम लोग की भी चेकिंग होती है। सामान में आप बड़ा कैमरा, ट्राइपॉड अंदर नहीं ले जा सकते, आप अपने साथ फ़ोन ले जा सकते हैं। सामान की चेकिंग करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो थोड़ी सी भीड़ नज़र आएगी। ये लोग भी अपने जो फैमिली मेम्बर है उनका वेट करने के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी खाने पीने की, या फिर इस तरह से कुछ फोटोग्राफ कराने के लिए आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स भी ले सकते हैं, वीडियो भी बनवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी आपको पूरे रास्ते शॉप मिल जाएगी। जब आप आगे बढ़ते हैं ढोल ताशे बजते रहते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर आप डांस करें और उसके बाद अपनी यात्रा आरंभ करें। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर गुलशन जी का लंगर दिखाई देगा। यहाँ पर भीड़ तो होती है लेकिन नंबर भी बहुत जल्दी आ जाता है। फिर बात आती है रास्ते की, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू ट्रैक, नया रास्ता भी बन गया है ताराकोट का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा इसी पुराने रास्ते से जाएं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी नए रास्ते के लिए कि बहुत ही अच्छा है, कम चढ़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उस रास्ते पे और भी ज़्यादा चढ़ाई है और आपको वहाँ पर सुविधाएं भी कम हैं, जैसे कि वॉशरूम की सुविधा, बैठने की सुविधा, लोगों की सुविधा बहुत ही कम है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप पुराने वाले रास्ते से ही जाएं। थोड़ी दूर आगे चलते ही आपको यहाँ पर पिट्ठू पालकी का बुकिंग काउंटर दिखेगा। यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, आप यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पहुँच जाते हैं बाणगंगा। कहा जाता है कि यहाँ का पानी अमृत है। इस पानी को माँ वैष्णो देवी अपने बाढ़ से निकाली थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाणगंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं आगे की। आप चाहे तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा है। पानी भी एकदम क्लीन है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर एक बार आप स्नान करना हो तो आप कर सकते हैं। आपको इस पुराने वाले रास्ते पे जगह जगह पर टॉयलेट की भी सुविधा है और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर स्टॉलर की भी सुविधा है, जिसका चार्ज 500 होता है। आप यहीं नीचे से स्टॉलर ले लें अगर
अगर आपको लेना है, ये आपसे 2000 रुपीज़ लेंगे एज अ सिक्योरिटी मनी। जब आप इनको इंस्टॉलर रिटर्न करेंगे तो आपको बाकी पैसे रिटर्न कर देते हैं। लेकिन ये सुविधा आपको नए रास्ते पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। जगह जगह पे आपको इस तरह से बाथिंग घाट बना है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पड़ता है गीता मंदिर। गीता मंदिर पे आप दर्शन करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरा मंदिर पड़ता है वो है इच्छापुर मंदिर। यहाँ पर आप अंदर जाएं और अच्छे से भगवान का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ें। इस रास्ते पे आपको जगह जगह मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको किसी मेडिकल की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जगह जगह पानी की भी सुविधा है। पानी भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ की जो दुकानें हैं यहाँ पर भी अगर आपको सिम लेना है तो बड़ी आसानी से यहाँ पर सिम मिल जाता है। बस रुकते खाते पीते हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी चाय ब्रेक लिया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मसाज करने के लिए इस तरह से मशीन रखे होते हैं। ये लोग कुछ 20 से 30 रुपये चार्ज करते हैं आपको फुल बॉडी मसाज के लिए। आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर। कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी यहीं पर रुक कर देखी थी पीछे से कि भैरव बाबा आ रहे या नहीं, तभी उनके चरण का चिन्ह पड़ गया। इसलिए इस मंदिर का नाम है चरण पादुका मंदिर। मंदिर में आप आराम से दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, जैसे कि बीकानेर हुआ या फिर मैकडी हुआ। इस रास्ते पे आपको हर एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा नया रास्ता है वहाँ पर आपको इतनी सुविधाएं नहीं है। आगे भी आप देखेंगे तो इस तरह से ढोल ताशे बजाते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आप डांस करिए और इनके साथ आप आगे बढ़िए। ये जो रास्ता है वो पुराना वाला ही रास्ता है। इस पे आपको बहुत भीड़ भाड़ मिलती है, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलते हैं, रुकने की सुविधा मिलती है। आप लोगों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, रास्ते का भी पता नहीं चलता। लेकिन नए रास्ते पे ऐसा नहीं है। जैसे ही आप अर्धकुमारी पहुँचने वाले होंगे तो आपको चेक पोस्ट मिलेगा। यहाँ पर भी आपके बैग की आपकी चेकिंग होती है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पहुँच गए, इसका मतलब हमारा जो रास्ता है वो आधा कवर हो गया है। अभी आधा रास्ता बाकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से कंबल अपने बिस्तर लेके सोए रहते हैं, क्योंकि अर्धकुमारी में जो नंबर लगता है दर्शन का बहुत ही ज़्यादा वेटिंग होता है यहाँ पे, इसलिए लोग यहाँ पर सोए रहते हैं। खाने पीने की भी सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप यहाँ पर अच्छे से सागर रत्ना है, मैकडी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पर आराम से रुके खाना खाएं। और श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको जगह जगह इस तरह से भोजनालय भी दिखेगा। इसका प्राइस बहुत ही कम है और इसका खाना भी बहुत ही अच्छा है। आप प्राइस देख सकते हैं, आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बीकानेर, मैकडी, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, बहुत ही अच्छा है। आपके खाने पीने की सुविधा बहुत ही अच्छी है। मैकडी की यहाँ पे इस तरह से मशीनें लगी हैं जो कि आप खुद से ऑर्डर करें और अपना ऑर्डर लें। अर्धकुमारी में ही रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये है भगवती भवन जो कि अर्धकुमारी में है, लेकिन इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। यहाँ पर बहुत रेयर होता है जो कि कमरे खाली होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कमरा जरूर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर कंबल ले लें, जिसका चार्ज 100 रुपये होते हैं। जब आप कंबल इन्हें वापस करते हैं तो वो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। गर्भजून जाने के लिए यहाँ पर काउंटर नंबर 2 पे आपको पर्ची मिलेगी। इसके लिए आपको जो आपका RFID कार्ड है, आपके साथ जितने लोग हैं उनको दिखाना पड़ता है। उसी के बिहाफ पे आपको पर्ची मिलता है। यहीं पे आपको नंबर मिलेगा दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि ये जो गुफा है इसके अंदर से 50-50 लोग भेजते हैं, वो भी 2 घंटे के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगता है। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप चाहे यहाँ तो रेस्ट कर लें या फिर आप आगे भवन के लिए बढ़ जाए। तो जो हमारा भी नंबर था वो 2 दिन के बाद आना था। 36 घंटे वेटिंग चल रही थी। तो हमने क्या किया, आगे भवन की ओर बढ़ गए। भवन जैसे ही आप इस गुफा से होते हुए जाएंगे, आप देखेंगे जगह जगह लोग कंबल लेके ऐसे रास्ते में सोए रहते हैं। वो वेट करते हैं दर्शन करने का।
हम पहुंचते हैं अपने भवन की रास्ते की ओर। यहाँ से होते हुए आप भवन पहुंच जाएंगे। जगह जगह आपको बता रहे हैं कि माता रानी का गीत चलता रहता है, लोगों की आना जाना होती है, तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। आप इनके साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे डोसा पॉइंट हिमकोटी। यहाँ पर आप डोसा खाना चाहते हो तो खा ले। हाँ, ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, हमने भी ट्राई किया था। चलते चलते अब हमें भवन का रास्ता अभी थोड़ा सा दिखाई देने लगा है, मतलब हम भवन पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये होती है बैटरी कार, जिसका टाइमिंग कुछ दिया रहता है। यहाँ पर बोर्ड पर लिखा होगा टाइम, और इसका जो चार्ज होता है ये पूरे टाइम नहीं चलता है। मॉर्निंग के 5:30 से लेके 7:30 इवनिंग तक चलता है। इसका चार्ज भी इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है। इसकी बुकिंग आप कोशिश करें ऑनलाइन ही करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। और थोड़ी देर जब आप आगे बढ़ेंगे तो श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको प्रसाद की दुकान रहती है। ये जो भेंट शॉप लिखा है ये श्राइन बोर्ड की तरफ से है। इसका चार्जेस भी थोड़ा कम है नीचे से, और इसमें आपको नारियल ऐसे कुछ प्रसाद देते हैं। आप यहाँ से प्रसाद ले लें और उसके बाद आप भवन की तरफ बढ़ें। तो हम लोग बिल्कुल भवन के करीब आ गए हैं। बात करें अगर मौसम का, तो मौसम तो बहुत ही अच्छा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और ठंड भी बहुत ही हल्की से है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए है, तो छोटे बच्चों का गर्म कपड़ा तो आप जरूर साथ में रखें, क्योंकि भवन में रात में बहुत ठंड लगती है। अब आप पहुंच गए भवन में। आपको करना है माता रानी का दर्शन, लेकिन उससे पहले आपको अपना पूरा सामान जमा करना होगा। जगह जगह आपको इस तरह से लॉकर की सुविधा है, आप इस लॉकर में जाकर अपना सामान जमा कर दें। यहाँ पर आपको ताला चाबी देते हैं। आप कोशिश करें भीड़ से बचने के लिए अपना ताला चाबी अपने घर से ले आए। लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है अगर आप 5 बजे से पहले जाते हैं। अगर आप 6 बजे के बाद जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। उससे बचने के लिए आप ताला चाबी अपने साथ ले जाएं। ऊपर भवन में भी रुकने की बहुत ही अच्छी सुविधा बनी है। दुर्गा भवन इस तरह से बना है, आप यहाँ पर अपना रूम बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ऑफलाइन बहुत ही रेयर है कि आपको इसमें कमरा मिलेगा। अगर आपको कमरा नहीं मिलता है तो यहाँ पर भी कंबल का ऑप्शन है, कंबल आप ले लें, जिसका चार्ज 100 रुपये होते हैं। जितने कंबल आप ले रहे हैं, जब आप इनको रिटर्न करेंगे आपका पैसा ये रिटर्न कर देते हैं। तो कंबल लेकर आप थोड़ी देर आराम करें और उसके बाद दर्शन कर लें। दर्शन करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप 4 बजे के करीब पहुंच जाते हैं तो हमेशा सुबह के 6:30 बजे से पहले आप दर्शन कर लें, बिल्कुल भी आपको भीड़ नहीं मिलेगी। यही चीज़ शाम को भी है, 6:30 बजे से पहले आप दर्शन कर लें तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि 6:30 बजे होती है आरती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप कोशिश करें जितनी सुबह आप दर्शन कर लें। आप माता रानी का भवन में दर्शन कर लें, उसके बाद आप जाएं भैरव बाबा। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जो दर्शन का कोई मान ही नहीं है। तो आपको भैरव बाबा जाने के लिए यहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं, आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज होता है 100 रुपये। 100 रुपये में ये आपको ले भी जाएंगे और ले के भी आएंगे। वैसे भैरव बाबा के यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती है और इस रोपवे में बिल्कुल डर भी नहीं लगता। तो आप चाहे तो इस रोपवे से चले जाएं या फिर पैदल चले जाएं, जो भी आपको सुविधा लगे आप वैसे कर लें। भवन में भी आपको बहुत ही अच्छी सुविधा है रुकने की, आपको स्नान करने की। अगर आप स्नान करके दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहां पर स्नान कर लें और उसके बाद दर्शन कर लें माता रानी का। उसके बाद ही आप भैरव बाबा की तरफ बढ़ें। तो भैरव बाबा के यहाँ भी आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रसादालय मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रसाद ले लें। बहुत ही कम चार्ज होता है, प्रसाद लेके आप भैरव बाबा को चढ़ा दें। ऊपर भैरव बाबा के मंदिर में आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आप आराम से दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी आपको खाने पीने की बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप चाहे तो यहाँ पर रुककर खाना पीना खा लें और उसके बाद अपने रोपवे से नीचे भवन आ जाएं। उसके बाद आप अपनी चढ़ाई कर कर नीचे उतर जाएं। लास्ट में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। पहला ये है कि आप अपना जो बैग लेके जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए बहुत ही हल्का रखें। दूसरा कि हमेशा शूज़ पहन के आप चढ़ाई करें। तीसरा कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी की बोतल ना लें, क्योंकि पानी की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर। चौथा ये कि आप कोशिश करें स्टिक जरूर लें, उससे बहुत हेल्प मिलती है। पांचवा ये है कि आप अपने बच्चों को इन घोड़ों से बचा कर रखें। छठवां ये है कि आप जो रास्ता चूज़ करें हमेशा पुराना वाला रास्ता चूज़ करें। जय माता दी।